नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत हाई कोर्ट से 2 साल जेल की सजा। 15,000 रुपए के बॉन्ड पर मिली बेल। कांग्रेस देगी फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती। बीजेपी ने राहुल पर साधा निशाना। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे। ये तो नहीं हो सकता ना। आज फिर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का सत्र। लोकसभा राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित। अब कल पारित हो सकता है बजट बिल। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव। बैंकिंग, रियल्टी, आईटी में बिकवाली। सेंसेक्स 289 और निफ्टी 75 अंक गिरा। आईटी में नौकरी पर मुश्किल जारी। अब एक्सेंचर करेगी 19,000 स्टाफ की छटनी। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग का दिया हवाला। फिर सताने लगा कोरोना का डर। पूरे देश में एक दिन में 1300 नए मामले। अकेले महाराष्ट्र में मिले 300 नए केस। सरकार ने सतर्क रहने को कहा। जियो ने पेश किया धमाकेदार क्रिकेट बोनांजा प्लान। 999 रुपए के प्लान में मिलेगा रोजाना 3 GB डेटा और 84 दिन रहेगी वैलिडिटी। हवाई सफर में फिर बदतमीजी। फ्लाइट में ही दारू पीकर सवारियों ने केविन क्रूज से गाली गलौज की। राहुल गांधी को 2019 के मानहानि केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल को इंडियन पीनल कोड की धारा 499 और 500 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई। हालांकि अदालत ने सजा सुनाने के बाद 15,000 की सिक्योरिटी पर राहुल गांधी को बेल भी दे दी है। राहुल गांधी को अपील का मौका देते हुए 30 दिन के लिए सजा को सस्पेंड भी कर दिया गया है। राहुल के खिलाफ सूरत वेस्ट से बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दायर किया था। इसमें आरोप लगा था कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान राहुल ने कहा था कि क्यों सारे चोर अपने नाम में मोदी रखते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी। सजा सुनाते वक्त राहुल गांधी खुद सीजीएम एच वर्मा की अदालत में मौजूद थे। बचाव पक्ष के वकील किरीट पवाला ने कहा है कि अदालत में उन्होंने जो तर्क रखे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। मोदी नाम की कोई कम्युनिटी नहीं है। जिस व्यक्ति ने केस दायर किया है उनका असली सरनेम भी मोदी नहीं बल्कि भूत वाला है, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर मोदी करवाया है। बचाव पक्ष ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। अदालत से सजा के बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का एक कथन ट्वीट किया है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी। वहीं उनकी बहन प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। मेरे भाई न कभी डरे हैं न कभी डरेंगे। सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम जानते थे कि ये होगा क्योंकि जज बदले जा रहे थे। हम कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए। हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सूरत कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है। कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस को मानहानि की सजा पर आपत्ति है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलने की आजादी हो। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए, वो गाली पढ़ते रहे। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर देश में कानून का राज है तो कानून का राज चलेगा।
इसलिए आज मुझे सबसे आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। राहुल गांधी को सजा से क्यों खफा है कांग्रेस और इसका क्या होगा सियासी असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। सरकार और विपक्ष में गतिरोध आज भी संसद में खत्म नहीं हो पाया और लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई। आज बजट बिल भी पास नहीं हो पाया। अब कल इसे पारित कराने की कोशिश की जाएगी। ज्यादा डिटेल है ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। आज भी संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया। चाहे लोकसभा की कार्रवाई हो, राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे की वजह से नहीं चल पाई। हालांकि दोपहर बाद जब लोकसभा की कार्रवाई 6 बजे तक के लिए स्थगित की गई, उसके बाद भाजपा के सांसदों को व्हिप जारी किया गया और फिर सप्लीमेंट्री एजेंडा के तौर पर फाइनेंस बिल को लिस्ट कर दिया गया। इसके बाद ये माना जा रहा था कि सरकार आज ही फाइनेंस बिल हंगामे के बीच लोकसभा से पारित करा लेगी और बजट पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सरकार ने पहले एप्रोप्रिएशन बिल लाया, उसको पारित कराया हंगामे के बीच, लेकिन बजट को यानी फाइनेंस बिल को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बहुत हद तक संभावना है कि कल जो है सो ये बजट सरकार यानी फाइनेंस बिल लोकसभा से पारित करा ले। अगर कल लोकसभा से फाइनेंस बिल पारित हो जाता है तो समझिए कि बगैर बहस के, बगैर शांतिपूर्वक यानी हंगामे के बीच ही जो है ये बजट पारित होगा। उसके बाद राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। सोमवार को राज्यसभा से जब वापस आ जाएगा उसके बाद कोई महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन बजट सत्र के लिए नहीं बचेगा। तो हो सकता है, इसकी संभावना काफी ज्यादा है, चर्चा है कि बजट सत्र को समय से पहले खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच हंगामा थमने का कोई आसार नहीं है। चाहे भाजपा के सांसद हों या फिर विपक्षी दल के सांसद हों, वो अपने अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं और आम सहमति बनाने के लिए कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन ये बैठकें सफल नहीं हुई और आम सहमति नहीं बन पाई। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। इस उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 57,925 पर बंद हुआ। निफ्टी 75 अंक गिरकर 17,077 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग, रियल्टी, आईटी शेयरों में रही। एफएमसीजी, फार्मा, मेटल इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए। और बाजार की डिटेल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सबसे पहले सुमित बताएं, आज फिर से बाजार में गिरावट। देखिए, आज मार्केट्स में क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था तो भारतीय बाजारों में एक वोलेटाइल सेशन बनता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पे शुरुआती कारोबार में भारतीय बाजार बेटर साइड पर थे। एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ में हैवी सेल ऑफ ऊपरी स्तरों से और उस वोलेटिलिटी के बीच में इंडेक्स में एक लाल निशान के अंदर क्लोजिंग या डीप रेड में आके जाके क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर था मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत बाइंग आज दिख रही थी आपको। फार्मा में, मेटल में, एफएमसीजी में जहां पर कुछ खरीदारी थी, लेकिन प्रेशर था आईटी में, बैंक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में जहां पर तेज बिकवाली के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल एक वीक साइड पे सेशन, वोलेटिलिटी के बाद वीक साइड पे सेशन जाकर इंडेक्स में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और सुमित, ये बताइए सेक्टर्स कौन से चढ़े, शेयर्स कौन से गेनर्स लूजर्स कौन रहे? देखिए, आज अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो इंडेक्स में सबसे ऊपर नाम आपको दिखाई पड़ेगा मेटल के सिलेक्टिव स्टॉक्स का, जिसमें हिंडाल्को करीब 1.5% की तेजी में, मारुति प्राइस हाइक की खबर के बाद 1.5% ऊपर, नेस्ले 1.25% ऊपर और ओएनजीसी करीब 1% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स करीब 1.5 से लेकर 2% तक का फॉल यहां पर। मिड कैप में एपीएल, अपोलो, प्रेस्टीज लास्ट आवर में एक स्पाइक यहां आता दिखाई पड़ा। ऑयल कंट्री टबूलर और एबीबी करीब 1.5% की तेजी यहां देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में फीनिक्स मिल्स, पेज इंडस्ट्रीज, वोडाफोन और एबी कैपिटल करीब 1.5% का फॉल यहां पर देखने को मिला। बैंकिंग में प्रेशर था तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस दबाव में रहा, करीब 3% की। पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक करीब 2% की बिकवाली यहां देखने को मिली। और प्रेशर रियल एस्टेट में शोभा लिमिटेड 3.5% नीचे लगातार दूसरा दिन, जबकि प्रेशर मैक्रोटेक 2% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% नीचे और ओबरॉय रियल्टी करीब 1% का फॉल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एक्सपायरी का दिन था तो एक हेवी वोलेटिलिटी आज इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी।
शुक्रिया सुमित। और आने वाले दशक में मेटल कंपनी का मुनाफा अच्छा होगा, ऐसा कहना है डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव का। उन्होंने आगे कहा कि मेटल कंपनियों की डिमांड और डिविडेंड यील्ड बेहतर है, इसलिए गिरावट में मेटल में निवेश करना फायदेमंद होगा। कैपिटल इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि नई माइंस को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ओल्ड माइंस, ओल्ड मेटल प्लेयर्स के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगले दशक तक ये बेहतरीन प्रॉफिट कमाएंगे और सबसे बड़ी बात मोस्टली डीलेवरेज है और डिविडेंड यील्ड बेहतरीन डिविडेंड। और ये सब प्रोमोटर्स, आप चाहे विदेश में देख लीजिए चाहे इंडियन कंपनी देख लीजिए, डिविडेंड हर क्वार्टर पर डिविडेंड आता है आपको। का रीजन कोई भी हो कि प्रमोटर को लोन चुकाना है या अपने लिए पैसा चाहिए, जो भी है, बट डिविडेंड आ रहा है। इस कंपनियों को डिमांड के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई यही डिमांड रहेगी और नई सप्लाई नहीं आएगी तब भी बहुत प्रॉफिट कमाएंगे ये कंपनियां। तो उसको लहजे को देखते हुए ये एक सेक्टर है जहां पे कंपटीशन नहीं नया आ रहा है और अगले दशक में बेहतरीन कैश फ्लो आएंगी इस कंपनीज की। प्रॉफिट तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मैं नहीं जानता हूं कितना बढ़ेगा, बट कैश फ्लो बहुत बेहतरीन होंगी जो डिविडेंड मिलेगा आपको। तो कैपिटल देखिए, डिविडेंड देखिए, डटे रहिए, करेक्शन पे खरीदिए, इसको इनकैश करने का कोई फायदा नहीं है। और बाजार का फोकस आज एचएएल के शेयर पर रहा। एचएएल का शेयर आज ऑफर फॉर सेल के लिए खुला। कंपनी का फ्लोर प्राइस 2450 रुपये प्रति शेयर था। ऑफर फॉर सेल खुलने से एचएएल का नॉन रिटेल हिस्सा पूरा भर गया। डिटेल समझते हैं यतीन मोता से। बताएं यतीन, अपडेट क्या है? एचएएल का स्टॉक आज फोकस में रहा क्योंकि भारत सरकार ने ऑफर फॉर सेल यहां अनाउंस किया 3.5% इक्विटी के लिए। 2450 के बेस प्राइस के साथ ये ओएफएस की अनाउंसमेंट हुई। आज ओएफएस जो है सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो गया, लेकिन स्टॉक में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर दिखाई दिया क्योंकि मार्केट प्राइस से आपको जो बेस प्राइस था वो कम था, जिसके वजह से आपने स्टॉक में लगभग 5% की गिरावट देखी। हालांकि एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि ओएफएस के बाद जो सरकार की हिस्सेदारी कम होने वाली है उसमें आने वाले एमएससीआई के जो इंक्लूजन है उसमें एचएएल के शेयर को मदद मिलेगी। इनफैक्ट ब्रोकरेजेस के अनुमान के हिसाब से जो अपकमिंग एचएएल का रिव्यू है एमएससीआई का, उसमें लगभग 1500 से 1600 करोड़ के एफआई के इन्फ्लोज आ सकते हैं। तो ये ओएफएस के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आप एमएससीआई का जो मे रिव्यू है वो की ट्रिगर आपको आगे जाके स्टॉक में मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यतीम। और अब बढ़ते हैं आगे। भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में ने फिर से डराना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि पिछले लगभग 140 दिनों के बाद देश में एक साथ कोविड के 1300 मामले एक दिन में मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से औसतन करीब 888 कोरोना के नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिलायंस जियो ने क्रिकेट बोनांजा ऑफर जारी किया है। इस ऑफर में ग्राहक को रोजाना 3 GB डेटा मिलेगा। 999 रुपये के प्लान में रोजाना 3 GB डेटा के साथ 241 रुपये का फ्री वाउचर भी मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन है, जबकि 399 रुपये वाले प्लान में रोजाना 3 GB डेटा के साथ 61 रुपये का फ्री वाउचर मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। वहीं 219 रुपये के प्लान में रोजाना 3 GB डेटा के साथ 25 रुपये का फ्री वाउचर मिलेगा। इस प्लान की वैलिडिटी 14 दिन है। क्रिकेट बोनांजा पैक में डेटा एड ऑन का भी ऑफर है। इसमें 222 रुपये के बेस प्लान में 50 GB डेटा मिलेगा, जबकि 444 रुपये के प्लान में 60 दिनों के लिए 100 GB डेटा मिलेगा। 667 रुपये के प्लान में 90 दिनों के लिए 150 GB डेटा मिलेगा। इन दिनों हवाई यात्रियों की बदसलूकी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब इंडिगो की दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट में 2 यात्रियों ने शराब पीकर हंगामा किया है। इन लोगों ने विमान में सवार होने से पहले ड्यूटी फ्री शराब खरीदी और विमान में बैठकर पीना शुरू कर दिया। को पैसेंजर्स के मना करने पर इन लोगों ने उन पर बोतलों से हमला करने की कोशिश की और क्रू मेंबर्स के साथ भी बदसलूकी की। दोनों यात्रियों को फ्लाइट से उतरने के साथ ही CISF ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये दोनों
मुंबई के रहने वाले हैं। फ्लाइट में बदसलूकी की ये इस साल 2023 में 7वीं घटना है। इससे पहले न्यूयॉर्क से दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में शराब के नशे में यूरिनेट करने और लंदन मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट में एक यात्री के स्मोकिंग करने और दरवाज़ा खोलने जैसे मामले सामने आ चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कफोर्स में निवेश बढ़ाने की जरूरत है, ये कहना है देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट्स का। पब्लिक हेल्थ केयर से जुड़ी भविष्य की चुनौतियों पर इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस प्रोग्राम किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ की बदलती जरूरतों पर एसोचैम ने दिल्ली में इलनेस टू वेलनेस प्रोग्राम किया। इसमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े दिग्गजों और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा हुई। अगले 20 साल में देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या कुल आबादी के 20% तक पहुंच जाएगी। इसके लिए अभी से तैयारियों की जरूरत है। अगले 10 सालों में हमें हमारा एक नया माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि लोग देखें इसमें और एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो लोगों की, ताकि वो आगे जाके हमारे देश की एक सेवा भी कर सकें और एट द सेम टाइम अपने आप को एम्प्लॉय भी कर सकें। कोविड के बाद हेल्थ को लेकर जागरूकता आई है। एसोचैम के मुताबिक इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि जागरूकता, ये समाज में जागरूकता आए और एसोचैम इस पर एक बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे जाके ये बहुत ही फलदायक होगा। देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलाकर फिलहाल जीडीपी का महज 4 से 5% खर्च हेल्थ पर होता है, जबकि कई देशों में हेल्थ पर जीडीपी का 10 से 17% तक खर्च होता है। साफ है कि हेल्थ सेक्टर पर खर्च बढ़ाने की भी जरूरत है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम है रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने में भरपूर मदद की है। ऐसे ही एक शख्स हैं इंद्रपाल पत्रा, जो अब गौरैया के दोस्त बन गए हैं। सुबह सुहानी लगती है अगर कानों में चहचहाती हुई गौरैया की आवाज पड़ती है, पर अब यह मधुर आवाज शहरों में मुश्किल से ही सुनाई देती है। कुछ लोगों को यह बात बेहद खटकती है और उनमें से एक हैं वाराणसी के श्रीनगर कॉलोनी निवासी इंद्रपाल सिंह बत्रा, जिनकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि गौरैयों की मधुर आवाज से खुलती है। इन्होंने अपना जीवन गौरैया के संरक्षण और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए समर्पित कर दिया है। इनके घर में 150 से अधिक गौरैया फुदकती हुई मिलेंगी, जो उनके आशियाने में परिवार का हिस्सा बनकर रहती हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे काफ़ी चिड़िया दिखाई देती थी, गौरैया, बहुत ज़्यादा गौरैया। लेकिन एक समय के बाद जब पूरा बनारस कंक्रीट का जंगल हो गया तो चिड़िया विलुप्त होने लगी, जो कि मैं महसूस करने लगा। तो 1.25 इंची का घोंसले में छेदा करके और सीमेंट के संग जाम करा दिया और चिड़िया बड़े आराम से उसमें आती जाती है। सिर्फ बत्रा जी ही नहीं बल्कि उनका संपूर्ण परिवार पक्षियों के साथ समय बिताता है और उनके संग खूब खेलता है। इस घरौंदे में पक्षियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था है। चाहे कितने भी जोड़े आ जाएं, सभी के रहने से लेकर दाना पानी तक की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अब तो इनके देखा देखी आसपास के लोग भी इस संरक्षण अभियान से जुड़ गए हैं। इस गौरैया के घरौंदे को देखने के लिए लोग दूर दराज से आने लगे हैं। अपने बसेरे में इन पक्षियों को आसरा देकर इन्होंने समाज में एक मिसाल रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात में इनकी काबिलियत का जिक्र कर इनका मनोबल बढ़ाया है।
देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश राइजिंग इंडिया रियल हीरोज, जहां हम आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असली हीरोज की कई और कहानियां लाते रहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।